नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के इस बेहद खास पॉडकास्ट एपिसोड में। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपनी पूरी जिंदगी बस दूसरों को खुश करने में, दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने में और दुनिया क्या कहेगी इसी डर में निकाल रहे हैं? क्या आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं, थक चुके हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए हर दिन काम पर जा रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का यह पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम जिस किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं, उसका मूल वियतनामी नाम मैक के थिएन सोंग न्होन गोई न्हाट है, जिसका अर्थ होता है दुनिया की परवाह छोड़े जापानी तरीके से जिएं। इस किताब की लेखिका मारी तामागावा एक बेहद मशहूर जापानी मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन उनका यह सफर इतना आसान नहीं था। मनोविज्ञान की दुनिया में आने से पहले मारी ने 8 साल तक जापानी सेना यानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स में काम किया था। उनकी अपनी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसमें घरेलू हिंसा, डिप्रेशन, तलाक और धोखेबाजी जैसी भयानक सच्चाइयां शामिल हैं। एक समय ऐसा भी था जब वे अपनी जिंदगी खत्म करना चाहती थीं, लेकिन फिर उन्होंने अपनी इन्हीं कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया और एक ऐसी मनोवैज्ञानिक बनी जिनके पास परामर्श के लिए लोगों की लंबी कतारें लगती हैं। मारी कहती हैं कि जब हम परेशान होते हैं तो सबसे पहले हम किसी ऐसे इंसान को खोजते हैं जो हमें तसल्ली दे सके, जो हमारे सिर पर हाथ फेर कर कहे कि सब ठीक हो जाएगा। इसे वे तसल्ली का जाल कहती हैं। एक बार की बात है, मारी बस स्टैंड पर खड़ी थीं। तभी उनकी नजर एक विज्ञापन पर पड़ी जिसमें एक खूबसूरत लड़की फूलों के बीच आराम कर रही थी और ऊपर लिखा था, क्या आप थक गए हैं? आइए हम आपको आराम देते हैं। मारी के पास खड़ी 2 महिलाएं उस विज्ञापन को देखकर कहने लगीं कि उन्हें भी इस आराम की सख्त जरूरत है, क्योंकि वे हर दिन तनाव में रहती हैं। सुनने में यह बहुत आम बात लगती है, लेकिन लेखिका के अनुसार यह एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है। हम सोचते हैं कि स्पा जाने से, मसाज करवाने से या किसी से अपने दिल की बात कह देने से हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच तो यह है कि यह सब सिर्फ एक पेनकिलर की तरह है, जो कुछ देर के लिए दर्द तो सुन्न कर देता है, लेकिन बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करता। ग्रीक पौराणिक कथाओं में पैंसिया नाम की एक देवी का जिक्र है, जिसे हर दर्द की दवा माना जाता है। आज के इंसान भी इसी पैंसिया यानी तसल्ली की तलाश में दर दर भटकते हैं। जब आप अपनी परेशानी किसी को बताते हैं और वह आपसे हमदर्दी जताता है, तो आपको कुछ पल के लिए बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही वह इंसान वहां से जाता है, आपकी असलियत फिर से आपको डराने लगती है, क्योंकि आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ होता। मारी तामागावा बहुत सख्ती से कहती हैं कि अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो यह तसल्ली ढूंढना तुरंत बंद कर दीजिए। सेना में अपने काम के दौरान लेखिका ने देखा कि सैनिक किस तरह मानसिक तनाव से गुजरते हैं। सैनिक जब भर्ती होते हैं, तो वे मौत का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में उनके पास कोई ठोस लक्ष्य नहीं होता। वे एक मशीन के पुर्जे की तरह काम करते हैं। अगर कमांडर कहता है दाएं मुड़ो, तो उन्हें बिना सोचे दाएं मुड़ना होता है। इस प्रक्रिया में वे अपना वजूद, अपनी सोचने समझने की क्षमता खो देते हैं। उनकी जिंदगी और उनका काम एक ही बैरक में सिमटकर रह जाता है, जिससे उनके अंदर घुटन पैदा होती है।
यही घुटन आम आदमी की जिंदगी में भी होती है जब वह समाज के बनाए गए नियमों के गुलाम बन जाता है। जब आप अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दुनिया के बनाए नियमों के हिसाब से जीते हैं तो आपके अंदर बेबसी का एहसास पैदा होता है। लेखिका ने इस बेबसी को 3 चरणों में बांटा है। पहला चरण है क्षमता की कमी का एहसास, यानी जब आप छोटी छोटी चीजें नहीं कर पाते, जैसे अंग्रेजी नहीं बोल पाना या सुबह जल्दी नहीं उठ पाना। दूसरा चरण है नियंत्रण खोने का एहसास, जब ये छोटी छोटी कमियां एक साथ जमा हो जाती हैं और आपको लगने लगता है कि आप किसी काम के नहीं हैं। और तीसरा और सबसे खतरनाक चरण है खालीपन का एहसास, जब इंसान पूरी तरह से हार मान लेता है और सोचता है कि इस दुनिया में कोई उसकी मदद नहीं कर सकता और वह बिल्कुल अकेला है। अगर आप इस तीसरे चरण में पहुंच गए हैं तो लेखिका का मानना है कि अब समय आ गया है कोसोत्सुकी ताइकेन का अनुभव करने का। जापानी मनोविज्ञान में कोसोत्सुकी ताइकेन का मतलब है बिल्कुल निचले स्तर तक गिर जाना, यानी रॉक बॉटम को छू लेना। हम हमेशा लोगों से कहते हैं कि हार मत मानो, डटे रहो, कोशिश करते रहो। डिप्रेशन से जूझ रहे इंसान से भी हम यही कहते हैं। लेकिन लेखिका कहती हैं कि यह सबसे गलत सलाह है। जो इंसान डिप्रेशन में है वह पहले ही अपनी क्षमता से 100 गुना ज्यादा कोशिश कर चुका है। अब उसे और कोशिश करने के लिए कहना उसके साथ क्रूरता है। कभी कभी हार मान लेना, नीचे गिर जाना और अपने दर्द को पूरी तरह से महसूस करना ही सबसे सही रास्ता होता है। जब आप बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। वहां से सिर्फ ऊपर उठने का रास्ता होता है। जब आप रॉक बॉटम पर होते हैं तो दुनिया क्या कह रही है, समाज क्या सोच रहा है, ये सारे विचार खत्म हो जाते हैं। आप खुद से मिलते हैं। आप अपनी असली पहचान का सामना करते हैं। मारी अपनी कहानी बताती हैं कि जब उनका पति उन्हें बुरी तरह पीटता था, उनकी हड्डियां तोड़ देता था और उनके मुंह पर टेप चिपका देता था, तब वे हर दिन मौत मांगती थीं। लेकिन जब मौत सच में करीब आई तो उन्हें एहसास हुआ कि वे मरना नहीं चाहती। इस रॉक बॉटम के अनुभव ने ही उन्हें वापस जिंदगी की तरफ खींचा। हम अक्सर स्थिरता यानी स्टेबिलिटी के पीछे भागते हैं। एक अच्छी नौकरी, एक सुरक्षित जीवन। लेकिन यह स्थिरता भी एक बहुत बड़ा जाल है। जब आप सिर्फ स्थिर रहने की कोशिश करते हैं तो आपका विकास रुक जाता है। आप नई चुनौतियों से डरने लगते हैं। आप बस एक सुरक्षित घेरे में बैठे रहते हैं और अपनी आत्मा को हर दिन थोड़ा थोड़ा मरते हुए देखते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ सही नहीं लग रहा है तो उस झूठी स्थिरता को लात मारने की हिम्मत जुटाइए। इसके अलावा हम हमेशा चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें। मैं चाहता हूं कि मुझे प्यार मिले, यह वाक्य सुनने में कितना अच्छा लगता है। लेकिन इसमें आप पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हैं। अगर दूसरा इंसान आपको प्यार नहीं देगा तो आप टूट जाएंगे। इसके बजाय आपका नजरिया होना चाहिए, मैं प्यार करता हूं। जब आप खुद से प्यार करते हैं, अपने काम से प्यार करते हैं, तो आप किसी के मोहताज नहीं रहते। लेखिका ने अपनी किताब में फुकुशिमा परमाणु आपदा और सुनामी का भी जिक्र किया है। उन्होंने वहां के पीड़ितों की काउंसलिंग की थी। जब इतनी बड़ी आपदा आती है तो इंसान का दिमाग सुन्न हो जाता है। इसे साइकोलॉजी में फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो रिस्पॉन्स कहते हैं।
जब एक शेर जेब्रा को खाता है तो जेब्रा का दिमाग दर्द को महसूस करना बंद कर देता है। यह प्रकृति का तरीका है हमें असहनीय दर्द से बचाने का। फुकुशिमा में जिन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया था वे भी इसी सुन्न कर देने वाले सदमे में थे। लेकिन कुछ समय बाद लोगों में फर्क नजर आने लगा। कुछ लोग पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो गए और हर समय सरकार, समाज या किस्मत को कोसते रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस ग्रोथ का अनुभव किया। उन्होंने अपनी सच्चाई को स्वीकार किया। एक बुजुर्ग आदमी जिसका पूरा घर सुनामी में बह गया था, उसने लेखिका से कहा कि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। मैं कंस्ट्रक्शन का काम जानता हूं और अब मैं अपना बचा हुआ जीवन इस शहर को फिर से बनाने में लगाऊंगा। उस इंसान ने अपनी बेबसी को अपनी ताकत बना लिया था। यही वह बदलाव है जो हमें अपने अंदर लाना है। हमें दुनिया द्वारा दिए गए लेबल या टैग्स को उखाड़ फेंकना है। लोग आप पर लेबल लगाते हैं, तुम तो आलसी हो, तुम तो बहुत समझदार हो, तुम तो एक औरत हो, तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, तुम एक पिता हो, तुम्हें ऐसा दिखना चाहिए। हम इन लेबल्स को सच मान लेते हैं और उसी के हिसाब से अपनी जिंदगी ढाल लेते हैं। मनोवैज्ञानिक भी जब किसी को डिप्रेशन का लेबल देते हैं तो कई बार मरीज उस लेबल के पीछे छिपने लगता है और सोचता है कि अब तो मैं बीमार हूं, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको इन सभी लेबल्स से आजाद होना होगा। आपको अपनी आत्मजागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी होगी। अपनी आत्मजागरूकता को बढ़ाने के लिए लेखिका ने 7 बहुत ही शानदार और व्यावहारिक आदतें बताई हैं जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। पहली आदत है हर दिन बीतने के बाद कुछ अच्छा खोजना। जापानी संस्कृति में पॉलिन्ना नाम की एक कहानी बहुत मशहूर है जिसमें एक छोटी बच्ची हर बुरी स्थिति में भी कुछ न कुछ अच्छा ढूंढ ही लेती है। आपको भी यही करना है। दिन भर में चाहे कितनी भी बुरी चीजें क्यों न हुई हों, रात को सोने से पहले एक अच्छी बात याद करें। जैसे आज मौसम बहुत अच्छा था, आज मैंने अपनी पसंद का खाना खाया, या आज मैंने खुद को थोड़ा और समझा। यह छोटी सी आदत आपके दिमाग की वायरिंग को बदल देगी। दूसरी आदत है किताबें पढ़ना और जो लाइनें आपको पसंद आएं, उन्हें अंडरलाइन करना या कहीं लिख लेना। इससे आप अपने विचारों को शब्दों का रूप देना सीखते हैं। तीसरी आदत है कैलेंडर पर निशान लगाना। जब आपका दिन अच्छा गुजरे या आप अपना कोई छोटा सा लक्ष्य पूरा कर लें तो रात को कैलेंडर पर एक फूल या सितारा बना दें। जब आप महीने के अंत में उन सितारों को देखेंगे तो आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा। चौथी आदत है अपनी 5 इंद्रियों यानी सेंसेस का इस्तेमाल करना। सुबह उठकर ठंडी हवा को महसूस करें, किसी फूल की खुशबू लें, पानी के ठंडेपन को अपनी त्वचा पर महसूस करें। इससे आप वर्तमान में जीना सीखते हैं और आपका दिमाग फालतू की चिंताओं से दूर रहता है। 5वीं आदत है अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना सीखें। सिर्फ अच्छा लगा या बुरा लगा मत कहिए, अपनी भावनाओं को विस्तार से बयां कीजिए। जैसे आज की सुबह की चाय पीकर मुझे ऐसी शांति मिली जैसे मैं किसी शांत पहाड़ पर बैठा हूं। जब आप अपने इमोशंस को सही शब्द देते हैं तो आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। छठी आदत है आईने के सामने खड़े होकर बात करना। रोज सुबह आईने के सामने जाएं, खुद को देखकर मुस्कुराएं और जोर से बोले सुप्रभात या धन्यवाद।
शुरू में आपको यह बहुत अजीब लगेगा, आपका चेहरा भी शायद अजीब सा बने। लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी और आप पाएंगे कि आपके चेहरे की मांसपेशियां रिलैक्स हो रही हैं और आपकी मुस्कान असली होती जा रही है। और सातवीं आदत, जो थोड़ी अजीब लग सकती है लेकिन बहुत असरदार है, सिर्फ अपने लिए अच्छे और महंगे अंडरवियर पहनना। यह किसी को दिखाने के लिए नहीं है, यह सिर्फ आपके अपने लिए है। जब आप अपने शरीर के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो सिर्फ आपको पता है और जो आपको अंदर से आरामदायक और खास महसूस कराता है, तो यह आपके अवचेतन मन को संदेश देता है कि आप अपनी परवाह करते हैं और आप महत्वपूर्ण हैं। जब आप इन छोटी छोटी आदतों को अपनाते हैं तो आप धीरे धीरे दुनिया की नजरों से आजाद होने लगते हैं। इसके बाद बारी आती है कोई लक्ष्य तय करने की। शेक्सपियर ने कहा था कि जिंदगी लगातार लिए जाने वाले फैसलों की एक श्रृंखला है। हम हर पल कोई न कोई फैसला लेते हैं, आज क्या पहनना है, क्या खाना है, नौकरी बदलनी है या नहीं। कई बार हम सही फैसले के इंतजार में इतना डर जाते हैं कि कोई फैसला ही नहीं ले पाते। लेखिका कहती हैं कि परफेक्ट चॉइस नाम की कोई चीज नहीं होती। आपको बस अपना हाथ आगे बढ़ाना है और किसी एक चीज को चुन लेना है। जैसे एक छोटा बच्चा जमीन पर घुटनों के बल चलते हुए हर नई चीज को छूकर देखता है, आपको भी दुनिया को उसी नजरिया से देखना है। जो चीज आपको खुशी दे उसे अपने पास रखें, जो चीज आपको परेशान करे उसे बिना किसी पछतावे के छोड़ दें। जब आप अपना लक्ष्य तय कर लें तो उसके लिए तैयारी करना शुरू करें। लेकिन तैयारी का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते रहें। आपको असली कदम उठाने होंगे। सबसे पहले एक लिस्ट बनाएं कि आपको क्या क्या चाहिए। जब आप चीजों को कागज पर लिखते हैं तो आपके दिमाग की उलझन कम होती है और आपको प्राथमिकताएं तय करने में मदद मिलती है। याद रखिए, किसी भी गाड़ी या रॉकेट को सबसे ज्यादा ऊर्जा उसे स्टार्ट करने में लगती है। इंसान के साथ भी ऐसा ही है। शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है। इसलिए शुरुआत हमेशा बहुत छोटे और आसान कदम से करें। हमारा शरीर भी बदलाव का विरोध करता है। जीव विज्ञान में एक सिद्धांत है होमियोस्टेसिस, जिसका मतलब है कि शरीर हमेशा अपनी पुरानी स्थिति में बने रहना चाहता है। जब आप अचानक से अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं तो आपका शरीर और आपका दिमाग इसका विरोध करता है और आप जल्दी थक जाते हैं या आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। इसलिए खुद पर हावी मत होने दें। बदलाव को धीरे धीरे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर कभी आपको लगे कि आप हार रहे हैं तो याद रखें कि हर परेशानी, हर दुख आपको कुछ नया सिखाने आया है। लेखिका ने अपनी जिंदगी की इतनी भयानक सच्चाइयों का सामना किया, लेकिन आज वे कहती हैं कि उन्हें अपने उन बुरे दिनों पर गर्व है, क्योंकि अगर वे दिन नहीं आते तो वे कभी एक मनोवैज्ञानिक नहीं बन पाती और आज इतने लोगों की मदद नहीं कर रही होती। आपकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। यह किसी और की जागीर नहीं है। इसलिए दूसरों से यह उम्मीद करना छोड़ दें कि वे आकर आपके घावों पर मरहम लगाएंगे या आपको तसल्ली देंगे। अपनी जिम्मेदारी खुद लें। अपने दर्द को अपनी ताकत बनाएं। अपने लिए नियम खुद तय करें। जब आप दुनिया की परवाह करना छोड़ देते हैं और अपनी आवाज को सुनना शुरू करते हैं, तभी आप असली मायने में आजाद होते हैं। तो दोस्तों,
मुझे उम्मीद है कि जापानी मनोविज्ञान से प्रेरित यह चर्चा आपके दिल को छू गई होगी और आपको अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की प्रेरणा मिली होगी। आज से ही तय करें कि आप दूसरों की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों से उतार फेंकेंगे और एक ऐसी जिंदगी जिएंगे जिस पर सिर्फ आपका हक होगा। अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, अपनी खुशियों को प्राथमिकता दें और कभी भी हार मान लेने या नीचे गिर जाने से न डरें, क्योंकि वहीं से आपकी असली उड़ान शुरू होती है। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी दुनिया की परवाह छोड़कर खुलकर जीना सीख सकें। खुश रहें, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें हमारे पॉडकास्ट। नमस्ते।